ऑलरेडी हमने ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया है। हमें ओम्स लॉ क्या बोलता है, अगर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो उस केस में जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के साथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है कंडक्टर, ये कंडक्टर के अक्रॉस हमने वी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, जिसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा, हैंस करंट का फ्लो होगा करंट में, आई मीन कंडक्टर में। तो यहाँ पर ये कंडक्टर के अक्रॉस हमने वी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, जिसके वजह से कंडक्टर में आई करंट फ्लो करता है और ये कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है आर। और एक कंडक्टर के दो टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पर और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर में होगा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर में होगा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। तो एज पर दी ओम्स लॉ हम लोग बोल सकते हैं अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस। यहाँ से हम लोग रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं करंट इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। तो हमें पता है, हमने ओम्स लॉ में डिस्कस किया है कि जो करंट और जो वोल्टेज दोनों के बीच में लीनियर रिलेशन होता है एक लिमिट तक के। अगर इसको हम लोग ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है वाई एक्सिस और यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है वोल्टेज, एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है करंट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, वोल्टेज इंक्रीज करता है 1 वोल्ट, करंट इंक्रीज करता है 1 एम्पियर, वोल्टेज इंक्रीज करता है 2 वोल्ट, करंट इंक्रीज करता है 2 एम्पियर। तो ऐसा अगर हम लोग देखें करंट और वोल्टेज दोनों के बीच में हमें लीनियर रिलेशन मिलता है, तो उस केस में हमें ग्राफ मिलता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है, ओरिजिन से पास हो रहा होता है। तो जैसे कि मैंने बोला, जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट करती है वोल्टेज और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट करती है करंट। तो यहाँ पर ये ओम्स लॉ का ग्राफ होता है, ये जो ग्राफ होता है इसको हम लोग लीनियर ग्राफ भी बोलते हैं। तो हमें डिस्कस करना है ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में। ओम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो होता है करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर ये रिलेशन हमें मिला कैसा, सबसे पहला हमें पता होना चाहिए करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है। करंट डेंसिटी एक पॉइंट का फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट के साथ एसोसिएटेड अगर करंट डेंसिटी जे और ये पर्टिकुलर पॉइंट के अक्रॉस अगर हम लोग इन्फाइनाइटेसिमल एरिया कंसिडर करें जो कि ये सर्कुलर लूप के अंडर में होगा और उसकी कंडक्टिविटी अगर सिग्मा होती है और यहाँ पर ये जो इन्फाइनाइटेसिमल रीजन है वहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ई होती है, तो हम लोग बोल सकते हैं करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर ये जो ओम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है हायर ऑर्डर फिजिक्स में या फिर इंजीनियरिंग में, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो फॉर्म होता है ओम्स लॉ का करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम लोग स्पेस में किसी भी एक पॉइंट के लिए हम लोग बना सकते हैं। स्पेस में हम लोग कहीं पे भी ये वाला इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। मगर ये वाला जो फॉर्म होता है, ये वाला इक्वेशन v इक्वल टू आई इंटू आर, इसको हम लोग यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और ये वाला जो फॉर्म होता है इसको हम लोग किसी भी एक स्पेस में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम लोग ये वाला इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते। मतलब स्पेस में कहीं पे भी हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते, जबकि ये वाला जो इक्वेशन होता है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला इक्वेशन का ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है एज़ कम्पेयर टू दिस इक्वेशन। और ये वाला जो इक्वेशन होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन हमें जो मिला ये स्पेशल केस होता है ये वाले इक्वेशन का, करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अगर स्पेस में अगर मैग्नेटिक फील्ड भी अगर रिसाइड कर रही हो और चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हो, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया इन्फाइनाइटेसिमल स्पेस, ये स्पेस के साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यहाँ पर ये करंट डेंसिटी। तो अगर हम लोग देखें अगर मैग्नेटिक फील्ड भी अगर एग्जिस्ट कर रही हो स्पेस में, तो उस केस में हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और इसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। इसके बारे में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट में। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर एग्जिस्ट नहीं करती है स्पेस में, तो वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें मिलेगा करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर ऐसा भी लिखे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर ये वाला जो केस होता है वो ओम्स लॉ का स्पेशल केस होता है। ये वाला जो केस होता है करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये वाला जो केस होता है ये इक्वेशन का स्पेशल केस होता है। ये इक्वेशन का स्पेशल केस होता है करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह फोर्स पर यूनिट चार्ज भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर फॉर्म है इसी को भी हम लोग ड्राइव करेंगे, इसको भी हम लोग ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करस्पॉन्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, जो करंट होगा वो करस्पॉन्ड होगा करंट डेंसिटी के साथ, और जो रेसिस्टेंस होगा वो करस्पॉन्ड होगा ये सिग्मा कंडक्टिविटी के साथ। क्योंकि अगर हम लोग देखें जो रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टिविटी का उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को हम लोग शो करते हैं सिग्मा से। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन होगा, यहाँ पर ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। तो यहाँ पर ये वाला इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, V इक्वल टू ई इंटू एल, इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे। मतलब जो ओम्स लॉ का जो इक्वेशन है V इक्वल टू आई इंटू आर, वी इक्वल टू आई इंटू आर, तो V के जगह हम लोग पुट करेंगे E इंटू एल। सिमिलरली I के जगह भी हमें कुछ पुट करना होगा और R के जगह भी हमें कुछ सब्सटीट्यूट करना होगा, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें पता है जो करंट होता है वो बराबर में होता है करंट डेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद एरिया एज अ वेक्टर। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये इक्वेशन को समझने के लिए, हमने यहाँ पर कंसीडर किया यह है कंडक्टर के अक्रॉस हमने V पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, जिसके वजह से कंडक्टर में फ्लो करता है I करंट, और यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है या फिर बोल सकते हैं पूरे कंडक्टर में हर एक पॉइंट के साथ एसोसिएटेड जो करंट डेंसिटी है उसको हमने J कंसीडर किया, करंट डेंसिटी एज अ वेक्टर। तो जैसे कि हमें पता है हमने डिस्कस किया करंट डेंसिटी के कॉन्सेप्ट में, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन और जो एरिया वेक्टर, तीनों का जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर हमने जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर किया है, अगर उसका एरिया वेक्टर कंसीडर करें तो उसका जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो करंट के डायरेक्शन में होगा, और जो करंट का डायरेक्शन होगा वही करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा। तो मान लेते हैं जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, यहाँ पर ये एरो के डायरेक्शन में, जिसको हमने कंसीडर किया यूनिट वेक्टर एन कैप। तो जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर एन कैप के डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में करंट है और उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी का डायरेक्शन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हम लोग बोल सकते हैं करंट इक्वल टू करंट डेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद एरिया एज अ वेक्टर। अगर इसको आगे हम लोग कंसीडर करें तो यहाँ पर हमें परफॉर्म करना है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में हमें कंसीडर करना होगा करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो, जैसे कि मैंने डिस्कस किया करंट डेंसिटी, एरिया वेक्टर और करंट तीनों का जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है। तो कोई भी दो क्वांटिटी के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री का। मतलब करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर अगर कंसीडर करें तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा वो होगा 0 डिग्री का। तो जो कोसाइन ऑफ थीटा होगा वो होगा 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री, कोसाइन ऑफ थीटा होगा कोसाइन ऑफ 0 डिग्री, कोसाइन ऑफ 0 डिग्री होता है 1। तो जो अल्टीमेटली हमें जो मिलेगा करंट इक्वल टू करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड और एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आई की जगह हम लोग पुट कर देंगे J इंटू ए। सिमिलरली हमें पता है जो रेसिस्टेंस होता है वो बराबर में होता है रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल। रेसिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो यहाँ पर ये रो के जगह हम लोग पुट कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा, तो हमें मिल जाएगा रेसिस्टेंस इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू एल डिवाइडेड बाय ए। तो आर के जगह हम लोग ये वाला इक्वेशन पुट करेंगे। सिमिलरली आई के जगह हम लोग ये वाला इक्वेशन पुट करेंगे और वी के जगह हम लोग पुट करेंगे ई इंटू एल। तो ओम्स लॉ का फॉर्म V इक्वल टू आई इंटू आर, वी के जगह हम लोग पुट करेंगे E इंटू एल, आई के जगह पुट करेंगे J इंटू ए, आर के जगह पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू एल डिवाइडेड बाय ए। उसके आगे अगर हम लोग देखें यहाँ से L कैंसिल, यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू करंट डेंसिटी इंटू कंडक्टिविटी। इसको हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर ये स्केलर फॉर्म हो गया, हमें ऑब्टेन करना है वेक्टर फॉर्म, करंट डेंसिटी एज अ वेक्टर इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें सिंपली क्या करना होगा, ये वाले इक्वेशन के साथ जो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर एन कैप हमें मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यूनिट वेक्टर एन कैप, तो अगर हम लोग डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर दें तो उस केस में हमें मिल जाएगा वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पर ये करंट डेंसिटी और ये यूनिट वेक्टर एन कैप, तो हमें मिल जाएगा करंट डेंसिटी एज अ वेक्टर। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसके साथ हम लोग असाइन कर देंगे यूनिट वेक्टर एन कैप, तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर। तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा करंट डेंसिटी एज अ वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर, और यही होता है ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म।